आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में होने वाले एक ऐसे इंसानियत सोज वाक़े की जिसका तसव्वुर भी किसी शरीफ आदमी का दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। इसे एक वाक़े से कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन शैतान मरदूद हर दौर के सबसे बड़े फितने, शैतान मरदूद के सगे खालाजाद भाई और गुजरात के साबिक कस्साब, हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, हिंदुस्तान के साबिक चाय फरोश नरेंद्र मोदी के देश को दुनिया भर में इस एक वाक़े ने मज़ीद नंगा कर दिया है। इससे पहले कि मैं मज़ीद हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करूं, आप ज़रा देखिए हिंदुस्तान के खुद एक आला पाए के सहाफ़ी की ज़ुबानी इस एक वाक़े का मुख्तसर सा अहाता, फिर मज़ीद बात करेंगे। 8 साल की लड़की का मंदिर के देवस्थान में 3 बार बलात्कार किया गया। उसके बाद अपराधी ने पूजा पाठ भी किया, रिचुअल्स किए। एक बलात्कारी को मेरठ से बुलाया गया, लड़की को बेहोश होने की दवा देकर रखा गया। उसके बाद बलात्कार होता रहा और फिर गला घोंट दिया गया। वो मर गई, लेकिन जिंदा रहने की कोई संभावना ना बचे, इसलिए उसके सर को पत्थर पर 2 बार मारा गया ताकि वो मर जाए। वो मर गई। सुना आपने कि वो मर गई, आपने ठीक से सुन तो लिया ना कि वो मर गई। आपका सुनना बहुत जरूरी है कि बेहोशी की दवा देने, बलात्कार करने के बाद गला घोंट देने और पत्थर पर सर दे मारने के बाद वो मर गई। तब एक पुलिस वाला कहता है कि अभी रुको, वो एक और बार बलात्कार करना चाहता है। हिंदुस्तान से तिजारत का ख्वाब देखने वाले अक्लमंदों, इन्वर्टेड कॉमास में, मोमबत्ती माफिया के सरपरस्तों और सबसे बढ़कर एम ए जिना रोड पर खड़े हुए सलमान खान की फिल्म का टिकट के मुंतज़िर बेहिस्सों के लिए सबसे पहले ये वाक़या चश्मकुशा है। इसलिए कि ये पहला वाक़या नहीं है जो इस किस्म का हिंदुस्तान की सरजमीन पर पेश आया। इससे पहले मुतअद्दिद वाक़यात का जिक्र हम अपने इस प्रोग्राम में कर चुके हैं, लेकिन ये वो एक ऐसा वाक़या था जिसमें एक 8 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर से कुछ एक फासले पर मौजूद जंगल में अपने घोड़ों को वापस लेने गई थी, उसे इन हिंदुओं ने, इन बदबख्तों ने निशाना बनाया। पूरा कश्मीर इस वक्त जल रहा है। बुरहान वानी की शहादत के बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है जिसने मकबूजा कश्मीर के अवाम को सरापा एहतजाज बनने पर मजबूर कर दिया है। और इस वाक़े के बहुत दिनों के बाद जाकर के उस बेशर्म बेहया इंसान जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, ऑन रिकॉर्ड दोबारा कहता हूँ, उस बेशर्म बेहया इंसान को अब जाकर के ख्याल आया है कि वो इस वाक़े की मजम्मत करे। वो इस बदबख्त इस वाक़े की मजम्मत क्या करेगा जिसकी सरकारी सरपरस्ती में बीजेपी के वो लोग 70-30 में वो फुटेज चला दो भाई तो नवाजिश होगी। मैं अमिताभ तो नहीं हूं जो मुझे लोग देखेंगे। सरकारी सरपरस्ती में बीजेपी के लोग और सबसे बढ़कर के कानून के नाम लेवा वो वकला जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन मुल्जिमान का, उन बदबख्तों का, जिनमें 4 पुलिस एहलकार और एक 60 साल की उम्र का बेशर्म बेहया, और मज़ीद उसके लिए मैं क्या कहूँ, ऑन एयर बैठा हूँ, वो बूढ़ा साबिक सरकारी मुलाजिम भी मौजूद है जिसने अपनी घिनौनी ख्वाहिश उस बच्ची के साथ पूरी की। मज़ीद वाक़या क्या है हिंदुस्तानी समाज का, मज़ीद पोस्टमार्टम उस एक सहाफ़ी ने जिसका ज़मीर शायद थोड़ा सा बाकी था, किन अल्फाज ज़रा मुलाहज़ा कीजिए। हम कहाँ जा रहे हैं यह जानने से पहले हम कहाँ आप पहुँचे हैं ज़रा रुककर देख लेना चाहिए। जम्मू के कठुआ में बलात्कार के मामले में हमारे समाज ने अपना नकाब खुद ही उतार दिया है। हम बेटियों की परवाह करते हैं, यह ढोंग भी अपने आप सामने आ गया बाहर। कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बारे में ही सुन लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप एक मरे हुए समय में जीने का भरम पाल रहे हैं। यही नहीं, बलात्कार के मामले में पुलिस जब आरोप पत्र दायर करने पहुंची तो थाने को जिस तरह से घेरा गया और जेल को और जय श्री राम के नारे लगे, ये सुन लेंगे तो आप कभी राम से नजर नहीं मिला पाएंगे। संयोग ही हो सकता है कि यूपी के उन्नाव में बलात्कार के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने भी कहा कि आरोप तो प्रभु श्री राम पर भी लगे थे। जय श्री राम का नारा लगा देने से या नाम ले लेने से वह कानून और संविधान से ऊपर हो जाएगा। क्या कानून के सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए जय श्री राम का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर इसमें वो राम राज्य कहां है जिसमें सभी के साथ इंसाफ का सपना दिखाया जाता है। कई महीनों से कह रहा हूं कि आपके भारत में हर जगह एक भीड़ तैयार खड़ी है, स्टैंड बाई पर खड़ी है।
उसे सिर्फ इशारा मिलने की देर है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर आप इस भीड़ को लेकर अब भी सतर्क नहीं होंगे तो एक दिन यह भीड़ आपको भी खींच कर ले जाएगी, या तो आपको मार देने के लिए या फिर आपसे किसी की हत्या कराने के लिए। दो मेहमान हैं, दो टॉपिक्स हैं जिनका अहाता करना है। प्रोग्राम की ड्यूरेशन भी कम है, इश्तिहारात की वजह से मुझे नहीं लगता कि मुझे मज़ीद इस मौजू पर कुछ एक बात भी कहना चाहिए, कुछ एक वर्ड भी कहना चाहिए। जो कुछ भी था वो इस भारतीय सहाफ़ी ने खुल करके कह दिया। उसके बावजूद भी अगर किसी को नरेंद्र मोदी के देश से किसी भलाई की तवक्को है तो डॉक्टर मुबीन अख्तर कराची नफ्सियाती अस्पताल या किसी और अच्छे अस्पताल का रुख करें। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान आजिज़ धामरा साहब। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर खुशामदीद, ये मुझे बताइएगा बग़ैर वक्त ज़ाय किए, मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। सिंध फ़तह करने के लिए जो शहबाज शरीफ साहब का दौरा था, आपके ख़्याल में अचानक इंतखाबात के करीब आते ही कराची के अवाम के दुखों का ख्याल क्यों आया? आपको कराची की बिगड़ती हुई हालत देखने का तौफीक पहले क्यों ना हुई? और दूसरी बात, ये अचानक वो जो जुमला आप लोग कहते हैं मरसूं मरसूं सिंध न डीसूं, अगर मैं सही कह रहा हूँ, प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ तो प्लीज़ पार्डन मी अगर मैं वो कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कोई काम न करसूं। ये अचानक इन लोगों को कैसे पता चल गई ये सारी बातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि सिंध एक मेहमान नवाज सूबा है और सिंधी एक मेहमान नवाज कौम है, तो हम किसी को भी सिंध में आने पे हम हमेशा वेलकम कहते हैं। चाहे हमारे सबसे बड़े नकाद इमरान खान भी आते हैं तो हम उन्हें वेलकम, और हम शहबाज शरीफ को भी वेलकम कहते हैं। सिर्फ इतना ज़रूर कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जब आप सिंध आए हैं, तशरीफ़ फरमा हुए हैं, तो यहाँ पर आपका एक गवर्नर बैठा था जो पहले ही बैठा हुआ था, जो आपका लगता है गवर्नर कम और सूबाई सदर ज़्यादा लगता है। और उसमें आने के बाद पहले तो आप ये जवाब दें सिंध के अवाम को कि आपने जो वादा किया था कि बिजली के खात्मे, लोड शेडिंग के खात्मे का, वो लोड शेडिंग का खात्मा तो नहीं किया आपने, बल्कि सिंध में बिजली का खात्मा हो चुका है। और रिसेंटली जब नवाज शरीफ साहब नायल होने जा रहे थे तो जैकबाद में आए और उन्होंने कहा कि मैं 200 ट्रांसफार्मर दे रहा हूँ। बिजली तो नहीं थी, ट्रांसफार्मर का वायदा किया, मगर वो वादा हवा में उड़ गया। इससे पहले कराची के लाइन ऑर्डर के लिए मुस्लिम लीग नून दावे करती है कि ये लाइन ऑर्डर जो है वो मुस्लिम लीग नून का तोहफा है। आपको याद होगा 2013 में इसी गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ था और उसमें आज के कल के वज़ीर आज़म और आज के नायल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने ये वादा किया था कि 50% जो अखराजात होंगे वो शेयर होगा वफाकी हुकूमत का। और सिंध हुकूमत आखिर तक चिल्लाती रही, मांगती रही, मगर 1 रुपया आपने नहीं दिया। और सिंध गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंट फंड को कट लगा के लाइन ऑर्डर सूरत हाल को मेंटेन किया। आज ये दावे करते हैं कि हमारी वजह से हुआ। K4 की हालत आप देख चुके हैं, NFC आप नहीं दे रहे हैं। 2015 से ऐवानों में हम चला रहे हैं, CCI के प्लेटफार्म पे चला रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने 10 खत लिखे हैं, मगर डेवलपमेंट साइड में आपने जो है वो NFC देना बंद कर दिया। सिंध का पानी आपने बंद किया हुआ है। तो वो कौन सी मेहरबानी है वफाकी हुकूमत की जो आप सिंध में कर रहे हैं? बल्कि आपको तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। आप अगर आते, पहला काम आपको सिंध हुकूमत पे तबसरा करने से पहले वफाकी हुकूमत के जो रवैये हैं उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। और दूसरा, उसने अजीब मजाक किया है कि उनको अगर मौका मिला तो वो कराची को अच्छा पाकिस्तान को जिस तरह की यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। सर ये दूसरा सवाल जरा मुलाहिजा कीजिएगा। फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो आसिफ अली जरदारी वजीर आजम, फरियाल तालपुर सदर और बिलावल भुट्टो वजीर आला सिंध होंगे। तो नून लीग की हुकूमत में ये भांजे भतीजों को जो नौकरियां मिली हुई हैं, वजारतें मिली हुई हैं, आपके ख्याल में उस तरफ नजर क्यों ना गई हमारे वजीर आला पंजाब की? मेरे ख्याल में सियासी तवाज़ुन ठीक नहीं है। और इस तरह के तबसरे जब वो करते हैं तो कौम उनसे पूछती है, और सोशल मीडिया के थ्रू पूरी कौम उनसे पूछ रही है कि जब आप आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो साहब पे
जब आप तबसरा करते हैं, वो तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है कि वो मैंडेट देते हैं। कल इस तरह की सूरत हाल बनती या नहीं बनती, क्योंकि हमें अवाम की अदालत पे एतमाद है। अवाम ने जो मैंडेट दिया हमें, तो बात के जो फैसले हैं। मगर मेरे ख्याल में अगर कोई आसिफ अली जरदारी और बीबी फरियाल तालपुर या बिलावल भुट्टो जरदारी की बीमारी में मुब्तला हो गया है, फोबिया में, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। अगर वो आए हैदराबाद में, तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल है हुसैनाबाद चौक पे, गिद्दू उसका नाम है, तो मैं इलाज कराने के लिए अच्छा सर, मुराद अली शाह साहब का फरमाना है कि नवाज शरीफ ने सिंध पर बड़े जुल्म किए, बरसाती मेंढक इलेक्शन में निकल आते हैं मगर फिर सुराग नहीं मिलता। तहरीक इंसाफ के सरबराह को सिंध से वोट नहीं मिलेंगे, वो महज क्रिकेट कोचिंग करें। कुछ दिलजलों का ये कहना है, मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि सिंध पर, सिंध वालों पर पीपल्स पार्टी ने भी कुछ जुल्म सितम कम तो नहीं तोड़े। वफाक में आप भी थे, मगर लोड शेडिंग का खात्मा उस वक्त भी नहीं हुआ, बेरोज़गारी का खात्मा आज भी एक ख्वाब है। अब आप सूबे तक महदूद हुए, लेकिन पहले आप वफाक और सूबे दोनों में मौजूद थे, और अब आप फिर दावा कर रहे हैं कि हम वफाक में जाएंगे। तो पिछले तजुर्बात को देखते हुए जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हुई थी, वो भी आप ही के दौरे हुकूमत की मरून मिन्नत थी, जब MQM के साथ मिल करके और 50-50 खेला जा रहा था। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस सवाल को? देखें आरफीन साहब, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म सितम पे किए, उसमें 2-3 चीज़ें आपने उसका जिक्र किया है कि आपने क्या दिया जब आप वफाकी हुकूमत में थे। जी जनाब, हमने जो फरसूदा निज़ाम था, एक जो मुत्तफ़िका आइन था जिसका हुलिया बिगाड़ दिया था एशिया के मॉडल डिक्टेटर जनरल ज़िया ने, 8वीं तरमीम करके अवाम के मुंतखब ऐवान को एक शख्स प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के जुम्बश कलम से इसको ख़त्म कर देता था बगैर किसी जवाज़ के। तो इस मुल्क में तो कोई क्लर्क भी अपने पावर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता नूरुल आरफीन साहब। यहाँ पर अगर आप SDM को कहें कि अपने पावर नीचे दे दें मुख्तियार कार को, वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। यहाँ पर इस मुल्क के एक मुंतखब प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी, और वो दौर पीपल्स पार्टी का 18th अमेंडमेंट दिया हमने, कंकरेंट लिस्ट का खात्मा जो सूबे का ख्वाब था वो करके दिया हमने, NFC अवार्ड हमने दिया, बलूचिस्तान पैकेज हमने दिया, और जो नौकरियां दी वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में मिलती हैं। और उसके लिए आपने देखा कि शहीद बीबी के दौर के अंदर भी नौकरियों का केस रेफरेंसेस दाखिल होते थे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जेल काटा कि आपने लोगों को नौकरियां दी। पीपल्स पार्टी के दौर में दी हुई नौकरियों के बाद आप मुझे बताएं कि वो कौन सा दौर है जिसमें इस मुल्क के बेरोजगारों को नौकरियां दी गई। तो ये हमारे जुर्म है, ये हमने बड़े ज्यादतियां की हैं, तो हम आइंदा भी करते रहेंगे। और जो NFC अवार्ड है सूबों को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन देने का, इस हुकूमत ने 2015 से कदगन लगाई हुई है। हम मुतालबा कर रहे हैं मगर वो सूबों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ने आइन को असल रूह के मुताबिक बहाल किया है। ये बहुत बड़ी काविशें हैं। ये मुझे बताइए सर कि आपको ऐसा लगता है, सिराज दुरानी साहब ने वज़ीर आला सिंध के वालिद साहब की बरसी के मौके पर इरशाद फरमाया कि सिंध में तब्दीली आ चुकी है। सिंध में क्या तब्दीली आई है सर? थर में अभी भी अमवात हो रही हैं, कराची जो है वो इस वक्त नज़रअंदाज हुआ पड़ा है, कराची वाले जो है हाय हाय कर रहे हैं। अब आप वसीम अख्तर की तरफ मत मोड़ दीजिएगा वरना मेरा पूरा प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा, मेरा मूड ख़राब होगा वो अलग से। तो आप ये मुझे बताइए कि हर बात एक दूसरे पे धकेल के ये पिंग पोंग जो आवाम के साथ खेला जाता है, ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? हम अपने उयूब की तरफ कब नज़रसानी करेंगे? मैं आपको दावत देता हूँ, ऑन एयर कहता हूँ कि आप एक प्रोग्राम रखें तमाम सूबाई हुकूमतों के, सिर्फ हेल्थ और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि कितनी तरक्की किस सूबे ने की है, कौन सा सूबा अमली तौर पर यहाँ पर सेहत के लिए काम कर रहा है और कौन से सूबे दावा कर रहे हैं। आप एक प्रोग्राम रख लें। आपने थर को कोट किया कि वहाँ अमवात होती हैं। देखें, अमवात तो हयात का मामला है, पूरी दुनिया, एशिया और पाकिस्तान और फिर सिंध और फिर थर में भी होती होंगी। मगर जहाँ तक आप थर को कोट करते हैं, मैं आपको दावत देता हूँ नूरुल आरफीन साहब, आप सरप्राइज विजिट करें थरपारकर की हॉस्पिटल का। अब रिसेंटली थर पोल के हवाले से, वहाँ पर हॉस्पिटल के हवाले से, वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, मैं दावा कहता हूँ कि तब्दीली का असल नाम आपको थर सिंध में नजर आएगा। मैं दावा से कह रहा हूँ कि आप विजिट करें कोहिस्तान को, और वो जो पंजाब साइड का थर है उसको भी विजिट करें, और सिंध में आए और थर को आप सरप्राइज विजिट करें। आपको तब्दीली, रियल तब्दीली वो आपको थरपारकर में नजर आएगी। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, अगर आवाम का मूड चेंज हो गया, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, अगर आवाम का मूड वाकई चेंज हो गया, मैं गुमान की बात कर रहा हूँ,
तो क्या होगा कि आपको वाकई लगता है कि पब्लिक जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब को, नून लीग को लिफ्ट कराएगी और इक़्तिदार का ये हुमा जो इस वक्त आपके सर पर सूबाई हुकूमत की सूरत में मौजूद है, ये भी छीन लिया जाएगा? क्या होगा सर? देखें, अवाम ने जो फैसला किया वो हमें कबूल होगा। अवाम के फैसले पे तो दो राय हो नहीं सकती, और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो ज्यादा दावे नहीं करती। बाकी आप यूटन खान को देख लें या शहबाज शरीफ साहब को देखेंगे, ये जो शोबाजी आके सिंध में करते हैं, वफाकी आपकी हुकूमत ने जुल्म ज्यादती की इंतहा की हुई है, और आप कहते हैं आप पंजाब लाहौर बनाएंगे पूरे सूबे को। पहले तो आप मॉडल टाउन के जो आपके ऊपर कत्ल का धब्बा है वो तो महसूमों को इंसाफ दें शहबाज शरीफ साहब, फिर आप कराची आएं और कहें कि हम कराची को जो है वो लाहौर में तब्दील कर देंगे। आपके शहर से जो नाला आता है 1000 से ज्यादा जगह से सेवरेज का पानी उस नाले में आके गिरता है। आप कहते हैं कि हमने तब्दीली ला दी। वो जो आपका एक वाटर मीठे पानी का जो एक प्लान था वो कहां गया? अरबों रुपए की सस्ती रोटी का जो प्लान था वो कहां चला गया? उसका तो जवाब दें। आज भी एंटीरियर लाहौर में, एंटीरियर पंजाब की बात नहीं कर रहा, एंटीरियर लाहौर की बात कर रहा हूं। वहां विजिट करवाएं कितने इलाकों में साफ और मीठा पानी मुहैया है लाहौर को, कि आप यहां पे आके दावे कर रहे हैं कि मैं कराची को लाहौर बना दूंगा। गॉट योर पॉइंट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। वंस आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम के लिए एक बार फिर अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का। प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। खुशामदीद कहते हैं सर। आपको अपने शो में स्ट्रेट पॉइंट पे आऊँगा। 8 अप्रैल की खबर बताती है कि रेलवे में 60 अरब रुपए खसारे का नोटिस ले लिया गया, साद रफ़ीक साहब को तलब कर लिया गया। 14 अप्रैल 6 दिन के बाद साद रफ़ीक साहब को इल्हाम नाजिल होता है कि मुखालफीन को पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की हज़म नहीं हो रही। महकमे की माली हालत में बेहतरी के बाद अब कोई निजकारी की बातें नहीं कर रहा। 8 दिन पहले 60 अरब रुपए का खसारा, और 6 दिन में साद रफ़ीक साहब ने अपनी गुल्लक तोड़ के महकमे में इतने पैसे जमा करा दिए कि वो खसारा ऐन गैन हो गया। ये कैसे? नहीं, आप इसको ठीक नहीं समझे। देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वो उन्होंने पैसे जमा करा दिए या खसारा ख़त्म हो गया। जब वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने टेक ओवर किया तो बहुत ज़्यादा खसारा था, अभी ग्रेजुअली नुकसान से निकली तो नहीं है, लेकिन वो जो खसारा है वो बहुत कम हुआ है, और ये इसमें कोई शक नहीं है। बेहतरीन अभी तो रेलवे के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, जो कि हमारे जो हरीफ हैं वो भी मानते हैं। सर, लेकिन आपकी बात कता कलामी करने की गुंजाइश निकालता हूँ। ये खसारे में और बहुत खसारा हो गया। दानियाल अजीज़ के बाद, तलाल चौधरी के बाद साद रफ़ीक साहब का नंबर लग गया। अब पता नहीं आगे खुदा जाने क्या होता है। फिर वो जो चीफ जस्टिस के साथ उनका मकालमा हुआ है वो टिकर की सूरत में इस वक्त ऑन एयर, इस वक्त स्क्रीन पे जा भी रहा है, आपको मालूम भी होगा क्या हुआ। उसके बाद तकरीबन रोते हुए उन्होंने सहाफ़ियों से कहा हमारी भी कोई इज्जत होती है। तो मतलब पहले जब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, फिल्मी डायलॉग मार रहे होते हैं, लोहे के चने और फलाना, तो आपको नहीं पता होता कि इस मुल्क में एक चीफ जस्टिस भी है, कोई सुनने वाला भी है। देखें, मसला यह है कि ये क्वेश्चन तो मुझे अभी नहीं पता लोहे के चने या क्या। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली ख्वाजा साहब से किया जा सकता है और वो एक्सप्लेन करें, चूँकि ये उनकी पर्सनल बात है। जहाँ तक रेलवे का ताल्लुक़ है, मैं वसूख से कहता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक के आने के बाद, हमारी हुकूमत के आने के बाद, उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं और लॉसेस जो हैं वो कम हुए हैं, पहले बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए उन्होंने अपने तौर के ऊपर यही कहा कि इसको बेशक इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए और आपको पता चलेगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कब तक खसारे से निकल आएगी, तो उन्होंने कहा जी बेहतर हालत में आने के लिए 10-12 साल चाहिए। जिस पर उन्होंने कहा कि जी अच्छा, फिर हम इसका मतलब 10-12 साल तक आपको MNA बना दें या वटेवर, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। हर हुकूमत आती है तो अपनी एक एफर्ट करती है, तो इसलिए इन अदारों के ऊपर मेहनत चाहिए। इन अदारों के अंदर बहुत सी जो भर्तियाँ हैं मुख्तलिफ अदवार में। अच्छा सर, हम लोग जो है वो अजीब कौम नहीं है, मतलब आपके ख्याल में, मैं आपकी माहिराना राय इस पे लेना चाहूँगा। नज़ला खांसी का इलाज जो है वो हम, अल्लाह माफ़ करे, बड़े बड़े अमराज की गोलियों से कर रहे होते हैं।
पीआईए की हालत नहीं सुधर रही, तो अब हमने पीआईए पे एक नई तबाह आजमाई करने की कोशिश की। अब हमने जहाज़ की दुम पर मारखोर बनवाया है। अच्छा, पीआईए में आप 25,000 रुपये का टिकट लें। अभी पिछले महीने, बल्कि अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने ट्रैवल किया। अल्लाह जानता है कि मुझे जाते और आते जुनैद जमशेद मरहूम की याद आई। उन तैयारों से अच्छा मिनी बस है कि जो कम से कम चलती है तो वापसी का यकीन तो होता है। यानी हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो किस नौयत से हो रहा है, आवाम को, दूसरे लोगों को जो करने धरने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन हुकूमत को पता होता है कि वो ऐन हक कर रहे हैं। देखिए, इन सिद्दीकी साहब, इन अदारों की जो तबाही है ना, ये इसकी पूरी तारीख़ है 70 साला। इन्होंने उतार चढ़ाव देखा है, और इनको जब अभी आप स्टील मिल का भी जिक्र करेंगे जहां मैं खुद चेयरमैन रहा, जी जी जी, 2004 जनवरी से 2006 तकरीबन सितंबर तक, और उसके सारे लॉसेस वगैरह से निकल के उसको प्रॉफिटेबल बना के तो हम आगे आए। उसके बाद ये पीपल पार्टी का दौर आया, तो इन्होंने वो वहाँ जो तकरीबन 10-1 अरब रुपया सेविंग हुई थी और 10-12 अरब रुपए का सामान पड़ा था, और कोई लाइबिलिटी एक 0% थी, तो उसको आके इन्होंने रियाज लाल जी के हवाले कर दी कि वो दोस्त है अब्बास स्टील वाले, और साथ वो लगा दिया कि उनका अपना ही चेयरमैन होगा। तो उससे फिर तबाही और बर्बादी हो गई है। तो मकसद ये है कि इसको इनको बना के भी, और फिर आप देखें, अभी धामरा साहब आपके साथ बात कर रहे थे कि हम तो मुलाजमतें देते हैं इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जेल में गए हैं। भाई जेल में वो जायज़ गए हैं। बात यह है, मुलाजमत भी आप अगर तो मेरिट के ऊपर टैलेंटेड लोगों को अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग वैकेंसी दे तो ठीक है, और अगर वैकेंसी है ही नहीं तो आप कानून को वायलेट करके कहें हम अवाम दोस्त हैं। इन्होंने, पीपल पार्टी ने 5,000 वो लोग जो डेली वेजेस के वर्कर थे, जिनकी ज़रूरत 30-32 साल की उम्र तक होती है, चूँकि वो बेलचा उठाते हैं, हर रोज़ चेंज होते रहते हैं, इन्होंने उनको कहा जी हम गरीब दोस्त हैं, पक्का करके 60 साल के लिए वो कारपोरेशन पे। सर, आज के अखबार में रऊफ क्लासरा साहब का एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है, बादशाह का अंजाम। वो आपकी खिदमत में उसका कुछ इक़्तिबास गोश गुजार करना चाह रहा था, लेकिन न जाने प्रोड्यूसर साहब को क्या सूझी है, अचानक उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा। इसी के साथ मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी और थकन के बावजूद भी आपने अपने स्केड्यूल में हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।